डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, पेमेंट ऑफ वेजेज, वेज प्लान और वेज एक्ट। मेन हमारा फोकस जो है आज जो है वेज एक्ट के ऊपर ही है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में यदि आप देखेंगे तो हमने दो तीन चीज़ें पढ़ाई थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने पढ़ाया था इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री अपने आसपास, चाहे वो लोकल बॉडी हो, चाहे पर्सन हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे एचआर हो, वर्कर हो, मार्केट हो, सभी से, चाहे गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सप्लायर हो, बायर हो, सभी से एक अच्छे रिलेशन बना करके रखना होता है। उनकी ये जो है मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। मैं आपको भी बताया था कि जीवन में हमेशा अच्छे रिलेशन बना करके रखिए। नहीं बना सकते हैं तो बने बनाए रिलेशन को कभी भी मत तोड़िएगा प्लीज़। अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाद लेजिस्लेशन पर हम लोग आए थे। ट्रेड यूनियन भी हमने आपको बता दिया था। ट्रेड यूनियन भी हमने आपको बताया था कि ट्रेड यूनियन का मतलब ही है कि वो अपने अधिकार की बात करे। ट्रेड यूनियन की क्या ज़रूरत है, कौन कौन से नियम कानून है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, बेनिफिट्स क्या है ट्रेड यूनियन का। कंपनी के लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, कोई भी एसोसिएशन ऑफ वर्कर अपने अधिकार की बात कर सकता है, लेकिन एक जो है नियम के अंदर ही। ऐसा नहीं कि कुछ भी वो मांग रहा है, काम कर रहा है 10 रुपये का, मांग रहा है 50 रुपये, ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ, बस ये अधिकार इतना का है कि 10 रुपये का काम कर रहा है तो कंपनी 10 रुपये उसको दे रही है या नहीं, बस इतना सा ही बात है। अब देखो यहाँ पर आप जो है इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन की जब बात किए थे तो इसमें बहुत सारे लेजिस्लेशन बताए थे। इसको प्लीज बहुत डिटेल में देखिएगा। शुरू में आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन इसको आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, पूरे वीडियो को, लगभग 1 घंटा का ये वीडियो था लास्ट लेक्चर इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन। आज का वीडियो छोटा होने वाला है, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के लिए इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन, इंडस्ट्रियल लॉज हैं। इसमें बहुत सारे लॉ हैं। तो ये हमने बताए थे कि ये लॉ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेबर का, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है ना, कई लेवल पे, अलग अलग लेवल पे कई जगह लेडीजें काम करती हैं, उनके साथ जो है मैंने बैड टच या इस तरह की जो है घटनाएं होती हैं। या वर्कर जो काम करता है, देखा जाता है कि वो मजबूर है बेचारा, नौकरी इसको कहीं नहीं मिल रही है तो कम सैलरी में उसको लोग रख लेते हैं। काम कराने वाले 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम कराते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो काम करता है। फिर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं होता है, कंपनी के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स रहता है, ठीक है ना, गंदे जो है वर्ड्स बोले जाते हैं उसको। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कुछ एक्सीडेंट वगैरह इंसिडेंट हो जाता है तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, और इन सब के बाद जो है उसको सैलरी नहीं मिलती है। तो बहुत तरह के डिस्प्यूट होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट रूल बना करके रखी है। ये रूल जो है 2 जगह हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़े। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी आपकी नाराजगी है तो आप अपनी बात को कहाँ रख सकते हैं, और फैक्ट्री एक्ट, ये दोनों चीज़ें जो है हमने बहुत डिटेल में बताए थे। अब उस डिटेल में न जा करके आज जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे कि कोई भी आदमी कहीं भी काम करता है दोस्तों, तो काम के पीछे का जो है एक जो सबसे बड़ा मकसद होता है वह होता है पैसा। क्योंकि जीवन में 3 चीज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पैसा और पद, मतलब अच्छा पद मिल जाए, डायरेक्टर बन जाए, मैनेजर बन जाए, कौन नहीं चाहता है। और तीसरा कि काम करने के बाद जो है खूब पैसा मिल गया और पद मिल गया लेकिन प्रतिष्ठा नहीं मिला तो फिर बेकार है। ये तीनों जिसको मिल गया वो वस्तुतः क्या है, बहुत सौभाग्यशाली है। अब मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें तो अपन बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बताएं कि जो है पैसा सब कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। दोस्तों पैसा नहीं है तो समझिए कुछ नहीं है। आजकल क्या है, जो है आज का जो एज है ना, आज का जो एज है वो इकोनॉमिक एज है। सब कुछ पैसा से ही हो रहा है। खास करके अभी जो भारतीय सरकार है, भारत की सरकार है, उसका तो पूरा पूंजीवादी व्यवस्था, जो अमेरिका में वही व्यवस्था जो है इंडिया में भी धीरे धीरे आने वाला। और आप खुद सोचिए, जब आपके घर में पैसा नहीं होता है, जब आप संघर्ष करते हैं, आपके पॉकेट में जब पैसा नहीं होता, आप क्या फील करते हैं। और तब क्या फील करेंगे जब कहीं आप 8 घंटा काम करते हैं किसी कंपनी में, और महीने के अंत में बोल देता है कोई कि आपका काम अच्छा नहीं था, पैसा नहीं मिलेगा।
जरा सा आप सोच करके देखिएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत उस समय भी था, इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है एक रूल लेकर के आई, और वो क्या था, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। ये आप ध्यान देंगे कि आज़ादी के पहले की बात है। क्या है, आज़ादी के पहले की जो है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये पेमेंट ऑफ वेज एक्ट क्या है, तो बेसिकली द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट इज टू इंश्योर द पेमेंट ऑफ वेजेज। वेजेज क्या होता है, जो भी कोई एम्प्लॉय काम करता है उसको जो डेली वेजेज मिलते हैं, मेन इसमें इंपॉर्टेंट है डेली वेजेज, जो लेबर को डेली सैलरी देते हैं, या कुछ लोग वीकली सैलरी देते हैं, ये डेली भी हो सकता है, या वीकली सैलरी आप दे सकते हैं, या मंथली सैलरी दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहीं काम करते हैं तो क्या मिलता है, मंथली सैलरी मिलता है। आप हमारे यूट्यूब वीडियो देखते हैं, थोड़ा बहुत एड आता है तो उससे भी कमाई हो जाती है, ठीक है ना। तो वो तो हर सेकेंड का इनकम है। एनीवे, तो जो इसके पीछे का जो इंटेंशन है, इंटेंशन सिर्फ ये है कि टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन स्पेशली एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री और फैक्ट्री, और स्पेशली जो हमारे कहें तो लेबर क्लास जिसको बोलते हैं, श्रमिक, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी जो है कुछ टर्म्स आते हैं, उस टर्म को देखें तो सबसे पहला टर्म आता है फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रेमाइसेस जहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर मशीनरी रखी हुई है, जो कोई गोडाउन है जहाँ पे कम से कम 25-50 लोग काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। वहाँ कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है कि जो है कोई भी सर्विस है, जैसे कोई बड़ा माइन इंडस्ट्री है, कोई जो है वर्कशॉप है बड़ा सा, ठीक है ना, वो इंडस्ट्रियल, या कोई बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती है ना जहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्या, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। उसके बाद एक टर्म आता है वेजेज, जिसके ऊपर की आज की पूरी कहानी है। ये कहानी किस चीज़ की है, वेजेज मतलब ऑल रिम्यूनरेशन, एनी काइंड ऑफ जो है रेम्यूनरेशन, चाहे वह जो है पेबल टू वर्कर, दैट मीन्स कि वह क्या हो सकता है, सैलरी हो सकता है, या बोनस हो सकता है, या जो है बोनस के अलावा कोई अनदर बेनिफिट्स हो, ठीक है ना। HR ही यदि कंपनी दे रही है, ये सब भी वेजेज में ही आ जाते हैं। एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, कोई अवार्ड दे रही है कंपनी कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है ना। और जो है ओवर टाइम कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी पैसा कंपनी दे रही है, कोई एडिशनल रेम्यूनरेशन दे रही है, और कुछ नहीं तो एक रेस्पेक्ट यदि कंपनी दे रही है, तो ये भी एक वेज ही समझना चाहिए। कुल मिलाकर के हम जो काम कर रहे हैं उसके एवज में क्या मिल रहा है, हमें ये ध्यान देना जरूरी है। उसके एवज में आप ये भी देखते होंगे कि कंपनी पेंशन देती है, ठीक है ना, EPF या PPF, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड या सिंपल प्रोविडेंट फंड कंपनी देती है, ठीक है ना। ग्रेच्युटी देती है, किसी कंपनी में आप जो है लंबे समय तक काम किए हैं तो ग्रेच्युटी भी देना कंपनी की ये जिम्मेदारी है। तो ये सब जो है ETC जो है जिम्मेदारी है कंपनी की, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट वेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, ये जो है कंपनी की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है कि यदि कोई हमारे यहाँ काम किया है, क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेजेज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हैं, कंपनी को, कि भाई कोई आपके यहाँ काम किया है तो उसको सैलरी बराबर दे दीजिए, ठीक है। तो वेज देना, ठीक है ना, ये जो है एम्प्लॉयर का बेसिक ड्यूटी है, ठीक है। फिर
दूसरा है कि फिक्सेशन ऑफ जो है वेज, एक तो वेज और एक वेज पीरियड, दोनों ध्यान दीजिए। वेज मतलब कितना देना है, वेज मतलब कि सैलरी देनी तो है लेकिन कितना देना है। ऐसा थोड़े कि सामने वाला काम किया 1000 का दिन भर काम किया और आप उसको 200 रुपये पकड़ा दिया। आज के डेट में तो 200 रुपये में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है और जो है दूसरा पीरियड कि आप मंथली देंगे या जो है आप वीकली देंगे, ये जो है बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी को बता दें। और ये जो है जो वेज एक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, इसका जो अभी करंट में है, कहीं भी यदि 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आपको इस वेज एक्ट के अकॉर्डिंग ही, हालांकि इस वेज एक्ट में समय के साथ बहुत सारे संशोधन हुए हैं, बहुत सारे नियम कानून बने हैं, जो बने हैं जो बीच में चेंज हुए हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बट जो अभी प्रेजेंट टाइम में है उसका एक टेंटेटिव जो है हम आपको क्लू दे रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बात करते हैं कि हम जो वेज देते हैं दिन भर का या मंथली या वीकली या जो भी दे रहे हैं, कई जगह एनुअल होता है, लेकिन होता एनुअल है लेकिन जो है देना तो मंथली है। कोई बोलता है कि 20 लाख का पैकेज है तो 20 लाख का पैकेज है तो भाई साल में 20 लाख, तो एक साल में इकट्ठा थोड़ी 20 लाख मिल रहा है, 1 लाख में एक साल इकट्ठा तो नहीं मिलता है। उसका नियम है कि मंथली आपको और पूरा साल में आप देखेंगे तो लगभग 20 लाख मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीट 20 लाख मिलता नहीं है। इसके ऊपर होते हैं बहुत सारे डिडक्शन। क्या होते हैं? डिडक्शन। तो आइए अब थोड़ा सा समझते हैं क्या डिडक्शन के बारे में, कि डिडक्शन कौन कौन सा कंपल्सरी डिडक्शन है, ठीक है। अब डिडक्शन में कुछ होता है कि कंपल्सरी डिडक्शन। क्या होता है? कंपल्सरी डिडक्शन। कंपल्सरी डिडक्शन क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। एक कंपल्सरी होता है और दूसरा होता है ऑप्शनल। ये दोनों मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शनल, ठीक है। कंपल्सरी डिडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, जो इंडिया में है वो है इनकम टैक्स। कंपनी आपसे पूछ लेती है तो समझिए कंपनी का एहसान है, पूछे तो और ना पूछे तो दोनों ही सिचुएशन में कंपनी डिडक्ट तो करेगी, ठीक है ना। फिर ओवर पेमेंट जो है कई बार कंपनी कर देती है। क्या कर देती है? ओवर पेमेंट कंपनी कर देती है, तो वो भी कभी ना कभी काट लेगी। फिर आप यदि एब्सेंट हैं कंपनी में तो वो भी डिडक्ट करेगी, एक दिन की सैलरी काट सकती है कंपनी। मान लीजिए कि सीएल है कंपनी में कि महीने में एक दिन आपको सीएल मिलेगा, आप 4 दिन छुट्टी मार दिए तो वो कंपनी काटेगी। फिर जो है कोर्ट अटैचमेंट यदि कुछ है वो भी जो है आप ही से काटा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कोर्ट वगैरह से बचने की कोशिश कीजिएगा कंपनी में। फिर तीसरा जो है, कोई आपके द्वारा डैमेज किया गया पार्टिकल, ठीक है ना, या आइटम आपके चलते डैमेज हो गया तो भी काट सकती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसको बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड भी कंपनी को अधिकार है, ठीक है ना। रीपेमेंट यदि कुछ ऐसा है तो भी वो काटेगी, आपसे पूछने की जरूरत उसको नहीं है। और भी कई सारे डिडक्शन हैं जो कंपल्सरी डिडक्शन है, जो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, कंपनी टू कंपनी वो वेरी करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए ऑप्शनल डिडक्शन में। ऑप्शनल डिडक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो आप एचआरए जो है, यदि हाउस रेंट अलाउंसेस लेते हैं, एमेनिटीज जो भी आप फैसिलिटी ले रहे हैं, एमेनिटीज, ठीक है ना, जो भी फैसिलिटी आप जो यूज कर रहे हैं उसकी पैसा कंपनी काट भी सकती है, नहीं भी काट सकती है। एक और होती है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। यदि आप कंपनी के घर में रह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज जो है कंपनी कई बार काटती है, कई बार नहीं काटती है। इसके अलावा जो है लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस की जो है प्रीमियम वो काट सकती है यदि आप लेते हैं। ये ऑप्शनल है, आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है ना। उसके बाद परचेज ऑफ सिक्योरिटी,
बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है ना दोस्तों, वो अपनी शेयर सेल आउट करती है। तो पहले सेल आउट करती है किसको? अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को बेचती है। तो वो ऑप्शनल रहता है कि यदि आप शेयर लेना चाहते हैं कंपनी का तो आप ले लीजिए, एक डिस्काउंट जो है उस पर कंपनी आपको दे देती है डिस्काउंट रेट पर। ठीक है, ये आप परचेज ऑफ शेयर आप बोल सकते हैं। फिर जो है कई जगह सेविंग डिपॉजिट जो है चलता है, सेविंग डिपॉजिट कि लोग जो है अपनी पैसा कंपनी में कटवाते हैं। आजकल ऐसा ये सेविंग डिपॉजिट लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि बैंक में सबके अकाउंट है, सबके पास ऑप्शन है और अच्छे ऑप्शंस हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये भी कई जगह चलते हैं, तो उसमें भी लोग पैसा कटवाते हैं, ये भी ऑप्शनल ही है। फिर लोन आप जो है कई बार कंपनी से ले लेते हैं, एडवांस लोन। क्या है? एडवांस लेते हैं, तो उसकी भी जो है ऑप्शन रहता है कि लोन ले लिए, कंपनी धीरे धीरे काटेगी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शनल रहता है, आप इकट्ठा जमा कर दें या धीरे धीरे वो काटेगी। ठीक है, तो ये कंपनी के ऊपर। और एक जो है और इम्पोर्टेंट होता है पेनाल्टीज फॉर ऑफेंसेस, पेनाल्टीज फॉर ऑफेंसेस। ये क्या होता है बेसिकली कि पेनाल्टी कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन एक्सेप्ट फॉर सच एक्ट्स और ओमिशन एज स्पेसिफाइड इन नोटिस। जो फैक्ट्री एक्ट हम आपको बताए हैं लास्ट लेक्चर में, या इंडस्ट्रियल एक्ट, यदि गवर्नमेंट परमिट करती है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज कई बार डिसिप्लिनरी एक्शन के चलते भी कोई आप क्राइम कर देते हैं या किसी को कुछ बोल देते हैं या कोई आप मिसबिहेव कर देते हैं, तो कंपनी आपको एक नोटिस दे करके आपसे पेनाल्टी ले सकती है, आपसे फाइन आपके ऊपर कंपनी इम्पोज कर सकती है। इसमें कहीं कोई शिकायत वाली बात नहीं है। आ रही बात समझ में? कंपनी आपसे वो पेनाल्टी ले सकती है। ठीक ना। और मेरे समझ से लेना भी चाहिए ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। ठीक ना। और ये फाइन जो है कई सारी चीज़ों पर लगती है, मैं एक मोटा मोटी बता देता हूँ, क्योंकि यदि आप काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको पता होगा, नहीं तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता रहना चाहिए। जो है डिसरिगार्ड ऑफ योर बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये दिमाग में लेकर के काम करना चाहिए। डिसओबेडियंस ऑफ ऑर्डर, कंपनी कोई ऑर्डर निकालती है और उसके अगेंस्ट में आप काम करते हैं कि नहीं हमें ऑर्डर नहीं मानना है, तो आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा सकता है। लेट कमर्स, आप कंपनी में रोज लेट आते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है ना। आप इम्प्रॉपर बिहेवियर जो है, इम्प्रॉपर बिहेवियर क्या होता है दोस्तों? इम्प्रॉपर बिहेवियर जो है ना कई सारे मामलों में होती है। ठीक है ना। जैसे कि आप जो है दारू पी करके आ गए, पहला होता है अनावश्यक किसी से झगड़ा कर लिए, ठीक है ना, या काम के दौरान आप जो है सोते हुए पाए गए, ठीक है ना, ताश खेलते हुए मिल गए। आजकल तो मोबाइल चलाते हुए ही लोग मिल जाते हैं, कई सारे कंपनी में तो मोबाइल बैन हो गया है। ठीक है ना। आप जो है केयरलेस हैं, आप केयरलेस हैं, किसी के साथ आप भद्दा मजाक कर देते हैं, ठीक है ना, या आपके चलते जो है कोई पार्ट्स या कंपोनेंट डैमेज हो जाता है, ठीक है ना, किसी लड़की के साथ आप बैड टच, आजकल ये भी बैड टच गुड टच भगवान जाने क्या है, बट जो है लोगों की मानसिकता व्यभिचार दुराचार, ठीक है ना, इस तरह का काम कर देते हैं, तो भी जो है, या लड़की भी लड़का के अगेंस्ट में कर सकते। तो अब क्या होता है कि इंडियन जो लॉ हैं उसमें लेडीज जो है टॉप पे है, वो जो बोलेगी वही सही माना जाएगा, आपका सही नहीं माना जाएगा। जेंट्स जो है लोअर साइड में है, लेडीज अपर साइड में है। होना क्या चाहिए था, जेंट्स अपर साइड लेडीज लोअर साइड, लेकिन हो गया है उल्टा, क्योंकि ये जो है लेडीजें आजकल माफ़ कीजिएगा लेकिन हकीकत यही है कि जो है नियम के गलत फायदे खूब उठाती हैं। और होता क्या है कि बीइंग ए जेंट्स थोड़ी सी कोई बात हो गई, ये कहाँ चले जाती है, कोर्ट में। रोना इनका फेवरेट काम है,
तो ये रोका दिए, वकील क्या करता है, इन दोनों को और लड़ा देता है और फिर अपना घर परिवार चलाते रहता है और न्याय में तारीख पे तारीख मिलते रहता है। इसलिए जो है कोशिश करना चाहिए कि आपस में ही कई मन मुटाव है, मतभेद है, तो वहीं का वहीं उसको फिनिश कर लिया जाए। तो ये दोस्तों था आपका क्या जो है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट। अब आ जाइए हम लोग आते हैं कुछ स्पेशल जो एक्ट है अपने उसके कि मिनिमम वेज किसी एम्प्लॉय को कितना मिलना चाहिए, काम तो कर रहा है, यही हमारा सेकेंड और लास्ट टॉपिक है कि वेज प्लान में कि मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 ये भी जो है बहुत जरूरी है। देखिए लोग अंग्रेजों को गाली देते हैं लेकिन ये सब एक्ट जो है उन्हीं के बनाए हुए हैं। इतना कम से कम मानवाधिकार तो वो भी रखते थे। आजकल तो इतनी लूट मार बची हुई है, जहाँ देखो वहीं पे लूट मार बची हुई है। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार अंग्रेज भी खराब नहीं थे, ठीक ही थे, क्योंकि उनने तो कम से कम इतना नियम कायदा कानून तो बनाए थे अपने देश के लोगों के लिए, ठीक है। और आज जो है ठीक ये उल्टा हो रहा है, ठीक है। बट एनीवे हम तो अपने टॉपिक पे आए। तो जो मिनिमम वेज एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वह है कि इसमें वेलफेयर स्कीम जो है पहले तो हमको देखना है, ठीक है ना। वेलफेयर कंपनी जो है एम्प्लॉय की सोच रही है कि नहीं, वर्कर की सोच रही है कि नहीं, मतलब टू प्रिवेंट, क्या बोल सकते हैं आप, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, शोषण जिसको बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, दैट यू हैव टू प्रिवेंट, ठीक है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज्ड, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड, टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्क, ठीक है। इसमें जिससे समझ लीजिए कि कोई वर्कर है, उसको कोई काम दे रहे हैं तो पहले उससे पूछ तो लीजिए कि उसका मन है कि नहीं काम करने का, वो कर पाएगा कि नहीं, उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग दिए हैं कि नहीं, उसके पास वो स्किल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछना जो है उसका। और दूसरा चीज़ है कि प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी काम कर रहा है उसको प्रमोशन मिले, ट्रेनिंग मिले, और इन सब के ऊपर सबसे बड़ा चीज़ है कि जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको वेज मतलब सैलरी मिल रही है या नहीं, जितना वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है या नहीं, ठीक है। अब जब बात आती है मिनिमम वेज की, क्या मिनिमम वेजेज, मिनिमम वेजेज का मतलब क्या है यहाँ पर कि किसी भी एम्प्लॉय को जो काम कर रहा है उसको कम से कम कितना मिलना ही चाहिए, उसको कम से कम कितना मिलना ही चाहिए, दैट इज द मिनिमम वेज। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम वेज में सबसे पहले चीज आता है कि सामने वाला काम कितना घंटा कर रहा है, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा तक भी कहीं कहीं देखा गया है कि काम लोग करते हैं, ठीक है ना। हेक्टिक कंडीशन में कई बार तो 48 घंटा सामने वाला काम करता है, फिर 48 घंटा रेस्ट दिया जाता है। तो वहाँ पर जो है मिनिमम वेज जो डिसाइड किया जाता है, वहाँ सबसे पहले लोकल कंडीशन देखते हैं, फिर क्लाइमेट देखते हैं। और कोई जम्मू कश्मीर में कोई सैनिक काम करता है, सेना के जवान कोई है, तो यदि वह यहाँ बिहार में यदि काम कर रहा है, बिहार में उसकी पोस्टिंग है, तो उसको मान लीजिए कि सैलरी 10,000 है। जम्मू कश्मीर में काम करने गया तो उसको सैलरी तो वही जो है 10,000 है, लेकिन उसको बोनस मिल जाता है 10,000। इसीलिए सेना के जवान वहाँ जाके पछताते नहीं हैं, सैलरी ज़्यादा उठाते हैं, उनको बोनस 10,000 रुपये मिल जाता है मंथली। क्यों? कि वहाँ की क्लाइमेट जो है एडवर्स कंडीशन में वह काम करता है। यदि एडवर्स कंडीशन में वो काम करता है तो ये जो है सरकार की या कंपनी की
कह लें एक जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई आपको जो है उसको उतना बोनस देना है, ठीक ना। फिर कोई फैशन इंडस्ट्री है जहाँ पर लोग खुद से ही आते हैं, ठीक है ना, जहाँ नंगा नाच होता है वहाँ तो बहुत सारे लोग फ्री में ही जाने के लिए 2-2 हज़ार रुपया दे करके जाते हैं, घर का जो है पैसा लेकर के जाते हैं। तो वहाँ वेज थोड़ा कम भी दीजिएगा तो लोग जाएंगे, काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री में भी लोग जो है काम करते हैं, थोड़ा बहुत कम पैसा में भी काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो भी है एक मिनिमम टाइम रेट जो है, मिनिमम टाइम रेट जो है देखते हैं। इसमें 3-4 चीज़ें हैं कि मिनिमम टाइम रेट, मिनिमम टाइम रेट कि काम कितना लेना है कम से कम। फिर पीस रेट, पीस रेट होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर कि आपको दिन भर में इतना काम करना ही है। अब इतना काम करना है जिसको उसको फिक्स कर दिए कि 50 पेन बनाना है आपको, ठीक ना, या 500 पेन बनाना है। अब 1 घंटे में बना ले चाहे 1 दिन में बनाए, ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक ना। एक गारंटीड टाइम रेट भी इसको जो है गारंटीड टाइम रेट भी इसको बोलते हैं। और लास्ट में एक ओवर टाइम रेट तो आता ही है, ओवर टाइम रेट, ओवर टाइम रेट। ये ओवर टाइम तो आप बिल्कुल सुने होंगे, ठीक है ना, नहीं सुनने की कोई जो है हमारे यहाँ तो काफ़ी लोग जो है ओवर टाइम करते हैं। इंडियंस जो है ओवर टाइम करने में सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं, ठीक है। अब जो है कंपनी का जो रूल है, जो गवर्नमेंट का रूल है, क्या रूल है कि आपका कंप्यूटेशन एंड कंडीशन ऑफ, कंप्यूटेशन एंड जो है कंडीशन ऑफ पेमेंट, कंडीशन ऑफ पेमेंट। अब कंडीशन ऑफ पेमेंट में यदि आप ध्यान देंगे, कंडीशन ऑफ पेमेंट में तो क्या कंडीशन बन रही है, कंडीशन ऑफ पेमेंट क्या है। कंडीशन ऑफ पेमेंट में कि जो भी एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, जो वर्कर को पेमेंट करेगा, ठीक है ना, वो उसका एक शेड्यूल तो हो कि कब पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना, किस रेट से वो पेमेंट दे रहा है, ठीक है ना। फिर वो कैश दे रहा है या ऑनलाइन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है उसका देखना उसकी जिम्मेदारी है, किसकी, गवर्नमेंट की, ठीक है ना। फिर वेज पीरियड, फिर फ्यूचर सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी में जो है वही आपका प्रोविडेंट फंड और कुछ एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए जो है। फिर इसके अलावा जो आता है वह होता है आपका क्या, आवर्स, वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स एंड हॉलीडेज। इसके भी अपने नियम कानून है, गवर्नमेंट की अपनी एक वो है कि आपको जो है कितना घंटा काम लेना है और कितना दिन छुट्टी देना है। जैसे 7 दिन का सप्ताह होता है तो 1 दिन जो है वो है। अभी जो भारत में नियम है कि आप किसी भी वर्कर से 12 घंटा से ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं और सप्ताह में 1 दिन जो है ज़रूर छुट्टी देना है। ये अभी 2 कंडीशन जो है इंडिया में है, ठीक है ना। जनरली संडे और जो नेसेसरी नेशनल हॉलीडे है, जो भी नेशनल हॉलीडे है वो हॉलीडे आपको देना ही देना है। बाकी स्टेट हॉलीडे कुछ होते हैं, कुछ लोकल हॉलीडे भी होते हैं, ठीक ना। उसके बाद मिनिमम, मिनिमम वेज रेट, मिनिमम वेज रेट क्या होता है दोस्तों, मिनिमम वेज रेट एक बेसिक वेज रेट रहता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, बेसिक वेज प्लस अलाउंसेस होता है, बोलते हैं ना टीए डीए, ठीक है ना। तो टीए मतलब क्या, ट्रेवलिंग अलाउंसेस हो गया, ठीक है ना। और ये तो बहुत कम जगह होता है बट डीए सभी जगह लगता है, डियरिंग अलाउंसेस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। और बेसिक सैलरी होती है, तो बेसिक सैलरी हमेशा बहुत कम होता है। जिनकी हो सकता है कि 1 लाख सैलरी हो, ठीक है ना, 1 लाख सैलरी हो, उनकी बेसिक सैलरी हो सकता है 15,600 हो,
रेलवे में बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं जिनका जो है सैलरी 3900 और 4600 के बीच वाला बेसिक सैलरी है ये, ठीक ना। लेकिन इसमें अलाउंसेस बहुत सारे हैं, ठीक ना, चाहे हाउस रेंट अलाउंसेस हो, ट्रेवलिंग अलाउंसेस हो, ठीक ना, कंपनसेटरी बेनिफिट्स हो, ठीक ना, मेडिक्लेम हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, बहुत सारे लिविंग अलाउंसेस हो, बहुत सारे अलाउंसेस मिल करके उनकी सैलरी हो जाती है क्या 50,000। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो है दीज आर दी प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेज। तो कोई भी कंपनी यदि सैलरी दे रही है तो उसके पास एक जो है प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है ना, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेज। एक देखिए अभी तो गवर्नमेंट ही जो है वो कर चुकी है कि आपको एक मिनिमम सैलरी, जैसे अभी इंडिया में है कि कोई भी काम करा 15,000 से कम सैलरी आप नहीं दे सकते। 15,000 से कम की सैलरी अलाउ ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अब कंपनी वाले क्या करते हैं कि वो सैलरी दिखाते हैं 15,000 और दो चार देते हैं 10,000, तो 5,000 कहीं और दिखाते हैं कि पीएफ काटे, ये काटे, वो काटे, ले काटे, दे काटे, एनीवे जो भी हो, लेकिन गवर्नमेंट का ये। अब इसके अलावा कंपनी अब ज़्यादा कुछ भी दे सकती है, तो गवर्नमेंट के एक रूल होते हैं कि कितना सैलरी देना है, और उसके अलावा कंपनी अब डिसाइड करती है। तो कंपनी डिसाइड करती है तो एक सिस्टम तो होना चाहिए, एक रूल तो होना चाहिए। रूल रेगुलेशन, किस रूल के तहत आप मान लीजिए कि 10,000 सैलरी दे रहे हैं मिनिमम, तो 10,000 किस आधार पर दे रहे हैं, कौन सा तरीका है सैलरी देने का, तो तरीका तो मालूम चले अपने को। अरे बात समझ में। तो ये एक जो है आपका प्रोसीजर जो है, पूरा डिटेल प्रोसीजर जो है कंपनी अपना बना करके रखे। और ये जो है एचआर डिपार्टमेंट जो रहता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और अकाउंट, ये दोनों के पास रहना चाहिए। और जब कंपनी कोई लेबर हो या कोई भी कर्मचारी अधिकारी कोई भी हो, तो जब कंपनी आता है तो फर्स्ट डे उसको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, कितनी सैलरी मिलनी है, सब चीज़ उसको मालूम हो। और इसके लिए गवर्नमेंट खुद जो है बना करके रखी है एक रूल कि यू हैव टू मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। ये गवर्नमेंट के रूल है। भारत में कोई भी फैक्ट्री हो या कंपनी हो, उनको जो है क्या करके रखना है कि एक जो है रजिस्टर मेंटेन करना है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और हर साल जो है गवर्नमेंट से ऑडिट भी कराना है ये भी। अब इससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें जो है क्या करना है कि रिकॉर्ड क्या रखना है कि मिनिमम रेट जो है, मिनिमम रेट ऑफ वेज का जो कैटेगरी है वो आप बना करके रखिए। नंबर ऑफ डेज, कितना आप काम लेते हैं एम्प्लॉय से, नंबर ऑफ डेज, और वर्किंग आवर। ऐसा तो नहीं कि आप वर्किंग आवर तो 5 दिन ही है, लेकिन एक दिन में आप 12 घंटा काम ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। ग्रॉस वेज, फिर डिडक्शन आप क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्चुअल कितना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है ना। तो एवरी एम्प्लॉयर शैल इशू वेज स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में 70% कंपनी नहीं देती है, ठीक है ना। फिर एवरी एम्प्लॉयर शैल गेट द सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ एवरी एम्प्लॉय एवरी मंथ, ये भी रूल में है, ठीक है ना। लेकिन ये चूंकि अब आजकल क्या है कि ऑनलाइन फैसिलिटी आ गई है, चूंकि ऑनलाइन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है सैलरी, तो दिख जाता है गवर्नमेंट को भी। इसलिए ये थंब इम्प्रेशन और वेज स्लिप और ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे लगभग ख़त्म होने पर ही हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम रेट ऑफ वेज क्या है,
एक्स्ट्रा जो है आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, एक्स्ट्रा फैसिलिटी में जो है आप जो है मेडिकल फैसिलिटी मेन होता है, मेडिकल फैसिलिटी। लीव पॉलिसी क्या है कंपनी की, क्या लीव पॉलिसी, इस साल में कितनी छुट्टी मिलेगी, क्या होगा, ठीक ना। आजकल मदरहुड पॉलिसी और ये सारी चीज़ें जो है प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे होते हैं तो उसमें कितने दिन की जो इसको पेरेंटल लीव बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करना है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का है कि जो है आपको साल में जैसे ऑडिट का बताए, यही ऑडिट एंड इंस्पेक्शन कराना जरूरी है। ये फैक्ट्री की जो है वो मतलब कि एक जो है वो है, और हर फैक्ट्री में एक इंस्पेक्टर हो, एक वेलफेयर ऑफिसर हो जो इन चीज़ों को कर पाए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स, कोई वर्कर है तो क्या क्या क्लेम किया, जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम कर सकता है, कोई डिस्प्यूट है तो क्लेम कर सकता है। तो ये जो डिस्प्यूट हुआ इसका रिजॉल्व करने में कितना समय लगा और रिजॉल्व हुआ कि नहीं। कोई कंप्लेंट कोई राइज करता है, कोई वर्कर कंप्लेन करता है कि वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या लाइट नहीं है, या मशीन के ऊपर फेंसिंग नहीं है, वो कंप्लेन किया। अब कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो फैसिलिटी उसको दे, क्योंकि अल्टीमेटली जो है कंपनी को ही तो फायदा है। वो कंप्लेन जो है लोकल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो जो भी कंप्लेन आया मैनेजमेंट के पास, एचआर के पास, उसका रिजॉल्व हुआ कि नहीं, रिजोल्यूशन हुआ कि नहीं, और रिजॉल्व हो गया तो कितने दिनों में हुआ, ये सब डाटा जो है टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट चेक करती है, गवर्नमेंट ऑडिट करती है। इसलिए जो है ये रूल में है कि जो भी कंपनी है उनको फॉलो करना है क्या, पेमेंट ऑफ वेजेज। इसके लिए एक साफ सुथरा जो है नियम कायदा कानून गवर्नमेंट बना करके रखी है। तो ये आज हम लोग पेमेंट ऑफ वेज एक्ट जो कि हम लोग क्या है 1936 जो हमने आपको अभी बताया भी था कि ये जो है उसी समय अंग्रेजों के ज़माने से ही ये चल रहा है, आज का नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने से ये चीज़ चल रहा है। फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेजेज, ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि ये जो है सैलरी फिक्स करें, कब देना है इसे फिक्स करें। और ये सब रूल तभी लगते हैं जब 1000 से ऊपर के एम्प्लॉय 1936 में। फिर डिडक्शन, वेज में क्या क्या डिडक्शन होते हैं और ऑप्शनल डिडक्शन क्या होते हैं, ये जो है यहाँ हमने आपको बताए। फिर किसी भी कंपनी को मिनिमम वेज कितना देना है और मिनिमम वेज जो है किस कंडीशन पर देना है, क्या कंडीशन होगा, कितना वर्किंग आवर, ये हमने आपको डिटेल बताए। फिर जो है कंडीशन ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैश, ऑनलाइन, वेज पीरियड, ये सब हमने आपको डिटेल में बताए। फिर मिनिमम वेज रेट जो हमने, बेसिक वेज और अलाउंसेस। अब इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं, देखिए क्या होता है, ये एक जनरल हमने आपको जानकारी दी, एक पर्टिकुलर जानकारी, एक कोई केस स्टडी, कोई आदमी काम कर रहा है कि इंजीनियर है रेलवे में, तो उसकी आप ले करके देख सकते हैं। उसकी जो सैलरी सर्टिफिकेट बनती है उसमें पूरा ये डिटेल लिखा होता है, पूरा डिटेल लिखा होता है। किसी जैसे हम लोग की भी जो सैलरी बनती है उसमें पूरा डिटेल लिखा रहेगा, एक एक रुपये का हिसाब रहेगा कि भाई आपकी बेसिक सैलरी जो है 15,600 है, डियरिंग अलाउंसेस 72% है, आपका ट्रेवलिंग अलाउंसेस 1500 रुपया है, HRA 60,000 रुपये, इस तरह से बाइफर्केशन जो है रहता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसीजर था। आई होप कि ये आपके काम आएगा, एक बेसिक जानकारी आपको मिली, और आप इसी तरह से हमारे हर एक वीडियो को देखते रहिए। ये जो है हमने आज दो बात की, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट और मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम कितनी सैलरी मिलनी ही चाहिए हर एम्प्लॉय को, ठीक ना। ये दोनों जगह आपके लिए बेनिफिशियल है, कहीं आप काम करते हैं तो या फ्यूचर में काम करेंगे तो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वेज एक्ट। और देखिए एक तो हमने इंडस्ट्रियल एक्ट बताए थे लेक्चर नंबर 70 में और 71 में, लेकिन मैं फिर भी जाते जाते आपको बता दूं कि आप कहीं भी काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जितनी सैलरी मिलती है
उससे ज़्यादा हम आउटपुट दे पाए। आपको 15,000 मिलता है, अब 20,000 का काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। और मेहनत कीजिएगा तो एक कंपनी में नहीं, दूसरे कंपनी में, दूसरे नहीं, तीसरे में आपके लिए अपॉर्चुनिटी, अवसर का द्वार हमेशा खुला रहेगा। ध्यान रखिएगा, सक्सेस हैज नो टूल अदर देन हार्ड लेबर। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। सफलता की दो चाबी है, जाते जाते आपको बता दें, सफलता की दो चाबी है। एक क्या है? पुरुषार्थ, मेहनत, और दूसरा है भाग्य। हमेशा ध्यान दीजिएगा, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, और जीवन में उन्नत, समुन्नत, समृद्ध, सुखी और स्वस्थ और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।